नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त हो चला है खबर दमदार का। और अब सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर ईडी की हलचल कल से ही देखने को मिल रही है। यहां पर फंडिंग के आरोप में ईडी ने छापेमारी की है। पीएफआई फंडिंग के आरोप में इंदिरा नगर निवासी नसीम अहमद के घर पर छापेमारी हुई। पीएफआई का यूपी प्रेसिडेंट है नसीम। छापेमारी के दौरान घर पर वो नहीं था। ईडी ने नसीम के घर से संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। नसीम पर शाहीन बाग प्रदर्शन में गड़बड़ी की साजिश रचने का आरोप है। वहीं बाराबंकी में पीएफआई सदस्य मुदस्सिर के घर पर भी छापेमारी हुई। मुदस्सिर पर पैसे लेकर सीए प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप। मुदस्सिर पर यह भी आरोप है कि उसने पीएफआई से 80,000 रुपए लिए और इन रुपयों का इस्तेमाल प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने और प्रदर्शन को उग्र करने में किया। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋषभ मणि, कल काफी कुछ कार्रवाई और आज का दिन, क्या आज भी कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है? आवाज मिल रही है ऋषभ मणि आपको? तो फिलहाल नसीम के घर से संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने, और काफी महत्वपूर्ण ये दस्तावेज माने जा रहे हैं। ईडी की छापेमारी हुई एक तरफ लखनऊ में नसीम अहमद के घर पर, तो दूसरी तरफ बाराबंकी में भी छापेमारी हुई और वहां पर पीएफआई से पैसे लेकर के मुदस्सिर पर आरोप है कि 80,000 रुपए उसने पीएफआई से लिए और इन रुपयों का इस्तेमाल उसने दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान उस प्रदर्शन को और मजबूत करने, उग्र करने, हिंसा फैलाने में किया है। पीएफआई के कनेक्शन जो है न सिर्फ लखनऊ हिंसा में, बल्कि दिल्ली में जो उग्र हुआ प्रदर्शन उसमें भी कनेक्शन सामने आए, जिसके बाद से ही जांच पड़ताल चल रही है। जांच एजेंसियों को काफी कुछ इनपुट मिला था और उसी इनपुट के आधार पर पैसों के बात आई थी कि फंड जारी किए जा रहे हैं, फंड से समर्थन दिया जा रहा है प्रदर्शन को पीएफआई की ओर से, और उस प्रदर्शन को हिंसक करने में भी पीएफआई का कहीं ना कहीं रोल, जिसके बाद से ही जांच पड़ताल में अलग अलग जांच एजेंसियां जुटी हुई है। और इसी कड़ी में ईडी ने कल छापेमारी की लखनऊ में। नसीम के घर पर छापेमारी की, जो कि उत्तर प्रदेश का पीएफआई का प्रेसिडेंट है, उसके घर पर छापेमारी हुई। हालांकि नसीम उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन नसीम के घर से संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी, एक बार फिर से उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। ऋषभ, जो दस्तावेज बरामद किए उसके बारे में क्या जानकारी है, और साथ ही ये भी बताएं कि क्या आज भी एक्शन जारी रहेगा? मेनका देखिए, ईडी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि अब आज तो फिलहाल कोई छापेमारी नहीं है, लेकिन कल नई दिल्ली ईडी की टीम आई थी और उसने बाराबंकी में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छापेमारी की है। मुदस्सिर और नसीम अहमद के घर पे छापेमारी हुई है। नसीम के अहमद के यहाँ से एसएम अहमद के घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो उसके पीएफआई से जुड़ाव से संबंधित हैं और उसके कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसकी जानकारी ली है। और ये जो टीम आई थी ईडी नई दिल्ली की, ये अत्याधुनिक जो उनके पास अपने ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसके साथ ही उन्होंने घरों की दीवारों और छतों तक में भी उन्होंने तलाशी ली कि कहीं कोई चीज़ उन्होंने छिपा के ना रखी हो। नसीम अहमद के बारे में बताया जाता है कि ये पीएफआई का यूपी हेड है और शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान भी ये तकरीबन 1.5 साल तक नई दिल्ली में रहा था और इसने एक्टिवेट किया था पीएफआई के ग्रुप से जुड़े हुए जो लोग हैं, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जिलों से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको उसने शाहीन बाग पहुंचने को कहा था। और जैसा शाहीन बाग के बाद भी ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि ये बहुत ही संगठित तरीके से पूरा आंदोलन ये चलाया गया था और इसके लिए फंडिंग भी हुई थी, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत नई दिल्ली में एफआईआर दर्ज की थी और पूरे देश में ये छापेमारी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में इन 2 स्थानों पर हुई है। मुदस्सिर के बारे में बताया जाता है वो पीएफआई का एक्टिव सदस्य है और उसके पास एक जानकारी मिली है कि उसने पीएफआई से 80,000 रुपये प्राप्त किए थे और ये रकम जो सीएएनआरसी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ था उसमें भी खर्च की गई थी। तो कुछ उनके यहाँ से जानकारी जरूर मिली है। बिल्कुल, तो देश में अशांति फैलाने की साजिश रचने वाले, दिल्ली को जलाने की साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई बहुत तेजी से शिकंजा कसता जा रहा है और उसी सिलसिले में पूरे देश में छापेमारी हुई पीएफआई कनेक्शंस को लेकर, पीएफआई के इस आंदोलन को हिंसक करने को लेकर, और लखनऊ में बाराबंकी में भी इसी सिलसिले में छापेमारी हुई। ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर कोरोना पर सर्वदलीय बैठक 10:30 बजे
आज होने वाली है सर्वदलीय मीटिंग होगी, पीएम मोदी इसकी अगुवाई करेंगे। सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक में कोरोना वैक्सीन पर मंथन होगा, कोरोना के ताजा हालात पर भी चर्चा होगी। सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर इसमें मौजूद रहेंगे। इस बैठक के दौरान सर्वदलीय मीटिंग, सर्वदलीय बैठक होनी है, पीएम अगुवाई करेंगे। और इस बीच खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन बहुत जल्द भारत में भी आ सकता है। दिसंबर के अंत तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी, ऐसा एम्स के निदेशक की ओर से कहा जा रहा है। जनवरी, हो सकता है कि जनवरी से वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाए। तो फिर बड़ा सवाल यह होगा कि वैक्सीनेशन की शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले किन किन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा और जो प्रक्रिया होगी कितने लोगों को पूरे देश में, क्योंकि एम्स की ओर से ऐसे भी बातें सामने आ रही है कि पूरे भारत में जरूरी नहीं कि हर शख्स को वैक्सीन लगाया जाए। ये तय किया जाएगा कि वैक्सीन पहले किसे उपलब्ध कराया जाए। इधर सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक 11:30 बजे किसान संगठनों की बैठक होनी है। सरकार से हुई बातचीत की समीक्षा होगी। इस मीटिंग के दौरान किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं सभी बॉर्डर्स पर। और आज सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग होनी है किसान संगठनों की। और इस मीटिंग के दौरान इस बात की समीक्षा होगी कि कल सरकार और किसानों के बीच जो चौथे दौर की मीटिंग हुई थी, जो 7.5 घंटे तक चली थी लेकिन बेनतीजा रही थी, उस मीटिंग में कौन कौन सी बातें सरकार की ओर से रखी गई, कौन कौन से प्रस्ताव सरकार की ओर से रखे गए, उन सभी मुद्दों पर आज समीक्षा होगी। किसान संगठनों की बैठक में सुबह 11:30 बजे यह मीटिंग होनी है। खबर गोरखपुर से, जहां पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 28वां स्थापना दिवस है। 88वां स्थापना दिवस है। संस्थापक सप्ताह समारोह का आज सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। सीडीएस विपिन रावत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महाराणा प्रताप, महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की मूर्ति का लोकार्पण भी यहां पर होगा। सीडीएस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के छात्रों से के परेड की सलामी भी लेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया जा रहा है ये कार्यक्रम। और इससे पहले गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने गुरुओं के समाधि पर मत्था टेका, जिसके बाद सीएम ने सीडीएस विपिन रावत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जनरल रावत को गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण कराया। सीएम योगी ने एक एक कर सीडीएस रावत को सभी मंदिरों के बारे में जानकारी दी। ये तस्वीरें कल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब सीडीएस विपिन रावत पहुंचे, सीएम योगी आदित्यनाथ की उनसे मुलाकात हुई, गोरखनाथ मंदिर का उन्होंने भ्रमण किया, सभी मंदिरों के बारे में जाना, सीएम ने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। और आज कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और सीडीएस विपिन रावत मौजूद होंगे। महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है ये, जहां पर दोनों मौजूद होंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 88वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और सीडीएस विपिन रावत मौजूद रहेंगे। इससे पहले गुरुवार को ही दोनों गोरखपुर पहुंच गए, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। और अब बात एमएलसी चुनाव के नतीजों की। लखनऊ शिक्षक खंड से बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने जीत हासिल की। वहीं वाराणसी खंड से शिक्षक एमएलसी में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार लाल बिहारी यादव जीत गए। बरेली शिक्षक खंड की बात करें तो यहां पर बीजेपी उम्मीदवार हरि सिंह ढिल्लों ने जीत हासिल की। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शर्मा गुट के ध्रुव त्रिपाठी आगे हैं, तो आगरा में शिक्षक खंड में निर्दलीय उम्मीदवार आगे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। वोटों की गिनती अब भी जारी है, कई राउंड की गिनती चल रही है और जो नतीजे आए हैं, लखनऊ के नतीजे आए जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की, बरेली के नतीजे आए जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि वाराणसी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है शिक्षक खंड में। और वहीं अगर बात करें
स्नातक खंड की, तो अभी भी वोटों की गिनती चल रही है सभी जगहों पर। कुल 5 सीटों पर स्नातक खंड में वोटिंग हुई थी, जिनकी गिनती चल रही है। और अभी वोटों की गिनती के साथ साथ कई जगहों पर झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कहीं पर बीजेपी कार्यकर्ता धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धांधली का आरोप लगा रहे हैं। कहीं धरना प्रदर्शन, तो कहीं पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, रामगोपाल गोरखपुर से, तो रवि पांडे वाराणसी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मोहम्मद शबाब लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अब वोटों की गिनती चल रही है, नतीजे आ रहे हैं, लेकिन शबाब एक सवाल, जिस उद्देश्य के साथ शिक्षक खंड और स्नातक खंड विधान परिषद में ये जो व्यवस्था की गई थी, जिस तरीके से राजनीतिक दल इसमें अब सक्रिय हो गए हैं और अपने नंबर्स बढ़ाने का इस्तेमाल कर रहे हैं इन सीटों को भी, तो लगता है वो उद्देश्य बचा है अभी? देखिए, निश्चित तौर पर हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि उच्च सदन में उसके ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हों और उसको तमाम तरीके के लाभ मिलें। फिलहाल लखनऊ के शिक्षक खंड का नतीजा जो है इनका वो आ चुका है और उमेश द्विवेदी जो हैं वो सर्टिफिकेट लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, सबसे पहले तो बधाई। बहुत तेज़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था इन चुनावों में और आप लोगों के लिए शिक्षकों ने मतदान किया। अब नतीजा आपके पक्ष में है, किस तरीके से धन्यवाद देंगे उन लोगों को जिन्होंने आपको वोट किया और क्या कुछ आगे का एजेंडा? सबसे पहले तो जिन मतदाताओं ने हमको चुना, जिन शिक्षकों ने हमें चुना, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, इस देश के बहुत ही गौरवशाली प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के आदरणीय योगी जी, इनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज पूरा देश उनकी नीतियों, उनके विचारों पर चल रहा है। और एक झलक है कि एक बड़ी संख्या में, बहुत थोड़े समय में अभी निर्णय लिया गया था कि शिक्षक चुनाव लड़ा जाएगा और शिक्षकों की जहां भी उन्होंने टिकट दिए थे लगभग वो सारी सीटें जीते हैं। कितने मतदाता थे और कुल कितने वोट आपको पड़े, कितने मार्जिन से जीते? हमारे यहाँ 17,995 वोट पड़े थे, जिसमें मुझे 7,065 मत मिले और 3247 वोट से बीजेपी उम्मीदवार जिन्होंने जीत हासिल की, उमेश द्विवेदी शिक्षक खंड से, उन्होंने लखनऊ में जीत हासिल की है और अब पार्टी को धन्यवाद कर रहे हैं। और उधर उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ मौजूद है, उमेश का भी रुख कर लेंगे। उमेश, वहां पर क्या चल रहा है, काउंटिंग की स्थिति क्या है? जी हाँ, देखिए, अभी तक की ताज़ा अपडेट यही है कि मेरठ खंड शिक्षक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं हो सका है, रिजल्ट घोषित नहीं हो सका है। दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश शर्मा चल रहे हैं, जो अभी तक लगभग 45 साल से लगातार विधान परिषद के मेंबर होते आए हैं, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से पीछे चल रहे हैं, जो एक बड़ी खबर है और इतिहास रचने जा रहा है मेरठ खंड शिक्षक सीट पर, क्योंकि आज तक ओम प्रकाश शर्मा ही जीतते आए थे। 1970 में वो पहली बार विधान परिषद पहुंचे थे और तब से लेकर अब तक लगातार 45 साल से वो विधान परिषद पहुंचते रहे हैं शिक्षक सीट पर। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं और उनकी जीत निश्चित मानी जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक इतिहास की बात होगी, एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्होंने 45 साल से लगातार विधान परिषद सदस्य पहुंच रहे ओम प्रकाश शर्मा को हरा दिया। लेकिन परिणाम आने अभी बाकी हैं और परिणाम आने अभी बाकी हैं। आपके निगाह बनी रहे, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रवि पांडे वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। रवि, यहां पर शिक्षक खंड में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन स्नातक खंड, उसकी क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे शिक्षक खंड पे जो लाल बिहारी यादव हैं वो जीत हासिल कर चुके हैं। 7,248 मत पा करके वो जीत चुके हैं। लेकिन अभी 12वें राउंड के पूरा होने के बाद कुछ कवायदे बाकी, इसलिए औपचारिक घोषणा नहीं किया गया है। लेकिन आधी से 1 घंटे में औपचारिक घोषणा हो जाएगी और लाल बहादुर यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अगर एमएलसी उम्मीदवार की बात करें तो सपा के आशुतोष सिन्हा आगे चल रहे हैं, लगभग 2100 मतों से आगे चल रहे हैं और सुबह से मतगणना जारी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो लाल लाल बिहारी यादव की जीत के बाद बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर के?
इस जीत को लेकर हम जो है लाल बिहारी यादव, आदरणीय अखिलेश यादव, तो यहाँ पार्टी को बधाई दे रहे हैं। ये इधर रामगोपाल यादव गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद है, वहां का भी हालात के बारे में जान लेते हैं। रामगोपाल, वहां पर काउंटिंग के क्या हालात? रामगोपाल, आवाज मिल रही है आपको? तो बताएं जरा, गोरखपुर में इस वक्त काउंटिंग की स्थिति क्या है? कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है? फिलहाल रामगोपाल तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी शिक्षक खंड की बात करें, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत गए, हालांकि औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ क्योंकि कुछ राउंड अभी भी बाकी हैं। और गोरखपुर की बात करें, फैजाबाद खंड में शर्मा गुट की जीत हुई है और एमएलसी चुनाव को लेकर काफी ताकत बीजेपी ने इस बार भी लगाई। शिक्षक खंड और स्नातक खंड एमएलसी सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से भी ताकत लगाई गई और जो अलग अलग शिक्षक खंड के प्रत्याशी, कुल 199 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला आज भी काउंटिंग का दौर जो है वो जारी रहने वाला है कई जगहों पर और उसका रिजल्ट आएगा। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट्स में या किसी भी क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास भी है या आपसे दूर। अगर आप चाहते हैं और जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे दुनिया के सामने आना चाहिए, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस, या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड कीजिए और यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट कीजिए। बायजूस, यंग जीनियस और न्यूज 18 की एक पहल है ये। ब्रेक के बाद खबर हैदराबाद से। हैदराबाद नगर निगम चुनाव, शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे, 33 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था। चुनाव के दौरान रुझानों में टीआरएस दूसरे नंबर पर, जबकि एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर इस वक्त नजर आ रही है। और इसी खबर के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है।